हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम PYQs को एनालाइज कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम डिफरेंट टॉपिक्स को लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कैसे उस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए और कैसे आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पैटर्न समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आप इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप समझ के अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसीलिए इसको एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट बना गया है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अभी तक कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं और आप इससे कैसे समझ सकते हैं कि आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसको कैसे आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि कौन से प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इसी के अलावा, गांधीयन प्रिंसिपल के अलावा हम लिबरल प्रिंसिपल्स कौन से हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कुछ एक मैंने एग्जांपल्स इन दोनों की भी दिए हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसके अंदर सिक्योरिंग द सिटीजन ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये लिबरल प्रिंसिपल से लिंक करता है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो ये सारे जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, लिबरल प्रिंसिपल हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है। और इसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री, विलेज पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इंजेक्शन एंड एक्सप्लोटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर, ये सभी गांधीयन प्रिंसिपल हैं। अब आप समझ गए ना, अगर आगे कोई क्वेश्चन पूछा गया इसी के अंदर से तो स्पेसिफिकली ये भी पूछ सकता है इनमें से किसी को उठा के कि ये किसके अंदर मेंशन है, प्रियम्बल में है या फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है या फिर ये फंडामेंटल राइट है, ऐसे आपसे पूछ सकता है या फिर फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ से किस प्रिंसिपल से लिंक करता है वो इस क्वेश्चन से बन सकता है डियर फ्रेंड्स। अब आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन एजुकेशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एजुकेशन से रिलेटेड डायरेक्टली एक तो आर्टिकल 45 है, ठीक है, जिसको 86 अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड करके इसको चेंज कर दिया गया था। अब अभी ये इट सेज दैट आर्टिकल 45 now provides that state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 year। पहले क्या था, until they complete age of 12 year। अब इसको 86 अमेंडमेंट से इसको एक तो फंडामेंटल राइट बना दिया गया 6 to 14 ईयर्स तक, और टिल द एज ऑफ 6 ईयर ये अभी भी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इस कंपोनेंट को आपको याद रखना है। अब रूरल एंड लोकल बॉडीज़ के भी 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, इसकी जो एंट्रीज़ हैं उसके अंदर एजुकेशन क्लियरली मेंशन है। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड है, और ये जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो हमारे ट्राइबल एरिया रिलेटेड है उसे 6th शेड्यूल रिलेटेड है। 7th शेड्यूल के भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो हमारा एजुकेशन है वो मेंशन है। तो इसमें 7th शेड्यूल और रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का आंसर है डियर फ्रेंड्स, 1 to 5। तो ऐसे स्पेसिफिकली एजुकेशन के बारे में दे दिया या फिर सोशो इकोनॉमिक गोल्स किस में रिफ्लेक्ट होते हैं, ऐसे 2-3 चीज़ों से लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब भी आप पढ़ें स्पेसिफिक रखें, अच्छा ये पर्टिकुलर चीज़ इसके अंदर भी है, ये तो फंडामेंटल राइट्स में भी है, ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी है, इसको प्रियम्बल में मेंशन किया हुआ है। तो एक इंटरलिंकेज करने की आप हमेशा कोशिश करें। ऐसे नहीं कि आप स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आप उसी से ही बिल्कुल सैचुरेट होके, नैरो होके उसी को पढ़ें। नैरो माइंडेड होके कभी अपनी स्टडी मत करें।
आप इंटरलिंक करें चीज़ों को, समझने की कोशिश करें, ब्रॉडर लेवल पे उन चीज़ों को सोचें। ये चीज़ें आपको एम्पावर भी करती हैं। प्रिपरेशन सिर्फ यही नहीं कि आप जॉब के लिए कर रहे हो या फिर सिविल सर्वेंट बनने के लिए कर रहे हो, आप खुद एक एम्पावर्ड सिटीजन बनने के लिए भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। तो सीधी सीधी आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 37 में ही स्पेसिफिकली ये कहा गया है। और अब अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखना आप बेयर एक्ट से पढ़े इसको। बेयर एक्ट का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को में जैसे कि तैसे दिया हुआ है टेक्स्ट, उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। उसको आप क्लियरली पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे से पूरा का पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है। उसमें शॉर्ट नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं दिया हुआ जैसे कि लक्ष्मीकांत वगैरह में दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है उसके अंदर, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो आपको एटलीस्ट फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये आपको बेयर एक्ट से पढ़ना चाहिए। जैसे PM बख्शी की बुक्स हो गई, उससे ये 2-3 चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। तो आर्टिकल 37 सेज पार्ट 4 शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट बट प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of state to apply this principle in making laws। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना आप। एक तो ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। अगर इनको वायलेट ये हो रहे हैं तो आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और इनको फंडामेंटल बोला गया है, जो कि हमारी गवर्नेंस सिस्टम को हम जैसे हम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसके अंदर इन प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करना कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हम पे ऑब्लिगेट किया गया है। डियर फ्रेंड्स, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक जजमेंट है, आगे भी मैं डिस्कस करूँगा, नॉट ओनली इन गवर्नेंस सिस्टम और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डीलिंग, इवन अगर जुडिशरी भी अपने जजमेंट ले रही है तो उसमें भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का रेफरेंस ले रही है। ऐसे बहुत सारे केस हैं। जैसे एक ओलिगर टेलिस का केस है जिसमें राइट टू लाइवलीहुड को हमारा फंडामेंटल राइट उन्होंने बोला है, तो उसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी का रेफरेंस उन्होंने लिया है उसके अंदर, राइट टू लाइवलीहुड को फंडामेंटल राइट बनाने के लिए। तो इसलिए तीनों की चीज़ें इंटरलिंक है, ये फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और प्रियम्बल। और इनको ट्रिनिटी बोला गया, ट्रिनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों को। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। सो इसका रीज़न क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। तो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन कि आपको ये करना है स्टेट को, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है स्टेट से। अगर उसके पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं स्टेट के पास में, तो स्टेट को ये करना चाहिए, लेकिन ये जस्टिसिएबल नहीं। यू कैन नॉट अप्रोच कोर्ट इफ़ यू थिंक दैट दिस आर नॉट बीइंग डन। While taking positive action, government functions under several restraint. Most crucial of these that the financial resources. Therefore, framework of the Constitution, taking a pragmatic view, refrained from giving teeth. Giving teeth means they are not justiciable to these principles. They believe more in awakened public opinion rather than court proceedings as ultimate sanction to fulfillment of the DPSPs। अभी awakened public opinion क्या है कि कोर्ट में तो नहीं है, आपको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन जब 5 साल के बाद आप दोबारा चुनने आप इलेक्शन के लिए आओगे, तब आपको वोटर्स बोलेंगे नहीं, आपने जो DPSP थे, जो प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए थे गवर्नेंस में, वो तो आपने फॉलो किए नहीं है, तब अब वोट आपको नहीं देंगे, हम दूसरी पार्टी को देंगे। तो ये अवेकेंड पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग टू डिसाइड दैट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, economic justice as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in option the preamble and fundamental rights, preamble and directive principles, fundamental rights and directive principle of state policy। तो fundamental rights में कहीं भी economic justice की बात नहीं की गई है डियर फ्रेंड्स। preamble में economic justice मेंशन है और directive principles में भी economic justice है, और उसको तो क्लियरली बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी गया है। और इवन डॉक्टर अंबेडकर की स्टेटमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, दैट मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस इन ए कंट्री ऑफ पुअर मिलियंस विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस।
द आइडियल स्टेटेड इन द प्रियम्बल आर रेनफोर्स थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. ये देखिए डियर फ्रेंड्स, दिस इज द की लाइन which establishes that economic justice has been mentioned in both preamble and directive principle, which spell out in greater detail the goal of economic democracy. ये इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो उसमें उसके लिए भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है जो हमें सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए हमारा विजन बनाते हैं. द सोशो इकोनॉमिक कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सो all these things are mentioned in the directive principles. The DPSP thus supplements the preamble to the constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स. तो ये देखिए जो कीवर्ड्स होते हैं ना, आपको इससे आपको क्या समझ में आया, जो भी कीवर्ड्स है ना हमारे प्रियम्बल के अंदर या हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, उन कीवर्ड्स को आपको फोकस करना है. ये बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मेंस के अंदर भी काम आएगी. कहीं भी आपको कोई भी आर्गूमेंट लिखनी है, एसए के अंदर लिखनी है या फिर GS2 के अंदर लिखनी है, तो ये चीज़ें आप जब मेंशन करोगे ना उसके अंदर कीवर्ड्स, इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन किया हुआ है, इक्वालिटी मेंशन की हुई है, फ्रेटर्निटी मेंशन किया हुआ है इनके अंदर, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर किया है, लिविंग वेज मेंशन किया हुआ है. मतलब ऐसी जो कॉन्क्रीट चीज़ें जब आप आपके आंसर में लिखते हो ना, तब उससे सब्सटेंस आता है आपके आंसर के अंदर. ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन कीवर्ड्स को आपको पक्का एक्सप्लोर करना है डियर फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन preamble to the constitution, directive principles of the state policy, fundamental duty and the 9th schedule. अब इसका आंसर तो आर्टिकल 51 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ही है, क्योंकि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सीधी सीधी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी तो ये हो नहीं सकती है. ठीक है, क्योंकि ये सिटीजन तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट करेगा अकेला, तो स्टेट से रिलेटेड है ये ऑब्लिगेशन. दिस इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डू दैट. प्रियम्बल में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. 9 शेड्यूल में तो वो एक्ट रखे जाते हैं जिनको हम जुडिशल रिव्यू से बचाना चाहते हैं कि जुडिशरी इसका रिव्यू ना करे, तो 9 शेड्यूल में वो एक्ट रखे जाते हैं. तो ये भी है. अब ये आर्टिकल 51 के अंडर आता है. द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद बिटवीन nations, to foster the respect for international law and treaty obligation in dealing with the organized people with one another, encourage settlement of international dispute by arbitration. अब एक जजमेंट था, मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है या फिर कोई इंटरनेशनल लॉ है कोई, और उसकी हम पार्टी हैं, वी आर पार्टी टू दैट इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंटरनेशनल लॉ, वी हैव साइंड दैट, वी हैव रेटिफाइड दैट. ठीक है, इफ that has been ratified by our parliament, we are party to that particular convention, and if we are not having any kind of domestic law, then only that is going to be applicable on us. We have to follow that. Because of what? Because of this article 51 clause C. ठीक है, to foster respect for international law and treaty obligation in the dealing with the organized people with one another. Okay dear friends, next question. Consider the following statements regarding the directive principle of state policy. The principles spell out the socio-economic democracy in the country. We have already discussed this thing. These provisions, the provision contained in these principles are not enforceable by any court. That has been provided in Article 37. हमने पढ़ा ही था, not enforceable. और ये सिर्फ पब्लिक अवेकेंट पब्लिक ओपिनियन है जो कि इलेक्शंस के टाइम पे हम जवाब देंगे कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अस, यू डिड नॉट रन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, यू शुड नॉट बी वोटेड अपॉन. और डॉक्टर अम्बेडकर की एक स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव ए ग्रेट वैल्यू फॉर दे लेट डाउन द आवर आइडियल इज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. तो स्पेसिफिकली ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो वर्कर्स को मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए देते हैं, या फिर मैटरनिटी रिलीफ की बात करते हैं, या फिर लिविंग वेज है. ठीक है, तो ये सभी की सभी चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स. द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्योर्ड इन
देखिए क्लियरली तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, ठीक है। वैसे इट रिफ्लेक्ट्स इन दिस एज वेल, लेकिन जो स्पेसिफिकली बहुत सारे जजमेंट में भी ये बोला गया है कि इट इज़ द, और आर्टिकल 37 में भी यही बताया गया है कि थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वी फॉलो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 38 को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 38, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, welfare of the people we are talking about, the shall strive to promote the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively it may associate order which justice, social, economic and political shall inform the all institution of national life. It incorporates part of preamble within it concerning justice, social, economic and political. This clause has been relied upon to sustain and demand social welfare measures to remind the state about the kind of society the constitution expects it to create. तो हम एक सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट करना चाहते हैं जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी में मेंशन है, और क्लियरली इट्स रिफ्लेक्ट दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो हम एक वेलफेयर स्टेट को इन्वेस्टेज करते हैं अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके डियर फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रिंसिपल among the following was added to the directive principles of state policy by 42nd amendment to the constitution। अब ये 42nd अमेंडमेंट में आर्टिकल 39 क्लोज एफ, आर्टिकल 39A और आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A ये सभी ऐड किए थे, ये आपको याद रखना है डियर फ्रेंड्स। और 42nd अमेंडमेंट ही क्यों, और जो भी कोई भी अमेंडमेंट है जैसे कि 44th अमेंडमेंट था उसमें आर्टिकल 38 क्लोज 2 ऐड किया था, या फिर 86th अमेंडमेंट जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है उसमें आर्टिकल 45 को सब्स्टिट्यूट किया गया न्यू डायरेक्टिव, जिसमें कि सिर्फ 6 ईयर तक के बच्चों को हमने एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए उनको कैटेगराइज किया। तो अगर उसी से भी हमने क्यों लिया होता कि देखिए आर्टिकल हम अमेंडमेंट से रिलेटेड भी हमको पढ़ना है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे हमने यहाँ की लिया कि हमको 42nd अमेंडमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ में 44th अमेंडमेंट या फिर एनी अदर अमेंडमेंट लाइक 86 अमेंडमेंट से जो भी कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल आया है उसको भी हम देख लेंगे कि ऐसा भी आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकता है हमसे। तो ऐसे ही हमको डिफरेंट पैटर्न को समझना है डियर। सो ये देख लीजिएगा आर्टिकल 39 और आर्टिकल 35 क्लोज एफ, ये आर्टिकल 40A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, और आर्टिकल 40A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट से इंक्लूड किया गया था। इसके अंदर ऑप्शन बी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, ये 42nd अमेंडमेंट से लेके आए थे। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में आया क्वेश्चन ये, consider the following statement. With reference to the Constitution of India, the directive principle of state policy constitutes limitations. This is the keywords. ये छोटी छोटे keywords हैं जो आपको confuse करेंगे। मैं कह रहा हूँ पॉलिटी इज अबाउट कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कीवर्ड्स को आसानी से पकड़ लोगे। सारा खेल वहीं पे ही है पॉलिटी का, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं वो तो आप मेमोराइज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा सा मिस करके दिक्कत हो जाएगी। अब लिमिटेशंस आप इम्पोज करना क्या है कि स्टेट को ये काम करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम कोर्ट के पास पहुंच जाएंगे। और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट इफ़ वी थिंक दैट दीज राइट्स आर
these principles are being violated, if they are not being followed, so we cannot approach court. So ये limitation तो है नहीं clearly, but they are duty upon the state, their obligation, state must follow that. नहीं तो फिर क्या है, हम वोट नहीं करने वाले हैं स्टेट को. दिस इज़ द ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. ठीक है, तो ये लिमिट इम्पोज नहीं कर रहा है, ना लेजिस्लेटिव फंक्शन पे ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, तो दोनों ही गलत हैं. अब ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. दे आर नॉट इम्पोजिंग एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन any kind of state functions. Part 2 of the Indian Constitution enables state to implement certain principles while performing any such functions. So ये जो statements है ना, ये मैंने किसी न किसी अच्छे से जजमेंट से निकाली हैं डियर फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये आपको काम आएंगे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में. दे कैन इन्फ्लुएंस नॉट ओनली लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को नहीं, बट आल्सो adjudicating function performed by Supreme Court or High Court, these organs of the government, means all the organs of the government, चाहे executive हो, चाहे फिर judiciary हो, या फिर legislative हो, जो भी फॉलो कर रहा है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा. अब जुडिशरी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते. मैंने आपको बताया था, जब भी जुडिशरी डिसीजन ले रही है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन, दे आर आल्सो कीपिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन देयर माइंड. ठीक है. Supreme Court in Common Cause versus Union of India 2015 held that directive principles are the guiding light for the judicial organ of the state. ये देखिए dear friends, as executive and legislative arms. So executive और legislative arm के साथ साथ judicial organ के लिए भी ये guiding light है directive principles. तो ये एक conceptual चीज़ है, इसको याद रखना. All three being integral part of the state within the meaning of Article 12 of the Constitution. Article 37 emphatically states that directive principles are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it will be duty of the court. This is also the duty of the court, apart from legislative and executive, to apply the directive principle in interpreting the Constitution and the law. Directive principles should serve the courts as a code of interpretation. The fundamental rights thus be interpreted in the lights of directive principles, and later should whenever and wherever possible read into the former. So that is why it is not a limitation upon the government, it is the duty of the state to follow these principles. Now next question. In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by directive principle. Okay, so ये आर्टिकल 50 में प्रोवाइड किया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट इंडीड रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन एब्सोल्यूट रिजिडिटी. एब्सोल्यूट रिजिडिटी में हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है. बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड. लेकिन जो डिफरेंशिएशन है वो प्रॉपर किया गया है कि आपको कौन कौन से फंक्शंस करने हैं. ज़्यादा एनक्रोच अपॉन नहीं करना है आपको दूसरे की डोमेन में. कॉन्सिक्वेंटली इट कैन वेरी वेल बी सेड दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेम्पलेट assumption by one organ of the government of functions that essentially belong to the another. Article 50 has been invoked to ensure that independence of judiciary even at the level of Supreme Court, in justifying the primacy of Chief Justice of India in the appointment of Supreme Court and High Court judges in the matter of the latter. The court has relied ऑन दिस आर्टिकल. तो NJC जो हमारा जजमेंट था ना, उसकी स्टेटमेंट है ये, उसमें से स्टेटमेंट ली है मैंने. उसके अंदर भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारा आर्टिकल 50 है रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसका रेफरेंस लिया है कोर्ट ने ये डिसीजन देते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स. हाँ, तो ये भी याद रखना है आपको, ये 7 शेड्यूल में क्या होता है. ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन फिर इनसे भी पूछते हैं, तो हमको ये ऑप्शन से भी निकालना है चीज़ें, ये आपको ध्यान में रखना है. और ये तो मैं बता ही देता हूँ, हर बार डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट हो गया, प्रियम्बल हो गया, कोई ना कोई
इससे क्वेश्चंस हमेशा आता ही रहता है। तो इन 3-4 को तो आपको आराम से बहुत अच्छे से पढ़ना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये पहले ही 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ी सी फ्रेमिंग चेंज की गई है, आंसर इसका ए ही है। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस उसकी फ्रेमिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा फ्रेमिंग का या फिर थोड़े से फैक्ट्स को चेंज कर देंगे, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही होंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 मार्क्स तो आप गारंटी से, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम विथ मार्क्स तो आप ले ही सकते हैं अगर आपने PYQ का अच्छे से आपने एनालिसिस किया है। तो PYQ का एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या हुआ आपको, एक तो रिपीटेशन का पता चला आपको, एक आपको पैटर्न का पता चला, दूसरा आपको डायरेक्शन मिली कि मुझे कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, उनकी फ्रेमिंग का पता चला, कैसे मुझे एलिमिनेशन लगाना है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आपने एक पैटर्न का पता कर लिया। तो ये बहुत सारे फ़ायदे आपको होने वाले हैं। लोग करते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, they just buy the book, they read for 2-3 days and they keep it aside, they don't do this thing. It's very 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 important thing, I'm telling you, you will 100% you will get benefit out of this. तो ट्रस्ट मी, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं बता रहा हूँ, इनको अच्छे से करो। इसके अंदर, इसी के अंदर प्री का चाबी छुपी, देयर इज की टू द माइंड ऑफ एग्जामिनर इन दिस PYQs। ठीक है, जैसे प्रियम्बल जो था ना वो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था, वैसे ही PYQs जो है हमारे वो की टू द एग्जामिनर है, UPSC एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 2020 में पूछा गया, with reference to the provisions contained in the part 4 of the Constitution of India, which of the following statement are correct? They shall be enforceable by the court. नहीं है, गलत है, ये justiciable नहीं है, ठीक है, तो not enforceable. They shall not be enforceable by any court. हाँ, the principle laid down in this part to influence making of law by the state. हाँ, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर इसका डी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पोजेस 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका कंप्लीट हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स PYQs एनालिसिस करते करते। सो इसका मैं शेयर कर दूंगा, इसका डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोड, देयरफॉर इफ डायरेक्टिव इज नॉट ओबेड और इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, its obedience for implementation cannot be secured through the judicial proceedings. ये बात याद रखना। So ये non justiciable है। They are fundamental in the governance of the country. It's help with the duty of the state to apply these principle in making law. Full story of the expression, ये पता नहीं क्या, I don't get it. Laws must be construed in a generic sense and should include all normative exercise of power including the decision making. तो सिंपल सी बात यही है, जो भी एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी और या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन है उसको उसमें उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमको इनका रेफरेंस लेना है। दिस इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights? So we have already discussed this thing, preamble में भी है और एक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। ये सारे जो हैं इससे रिलेटेड प्रिंसिपल और प्रोविजंस इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, इसका भी आंसर 1, 2 and 3 है। पहले भी हमने डिस्कस किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले में डिस्कस किया था कि जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस है ना, उसमें से उसके जो प्रिंसिपल्स है फिर जो उसका एसेंस है उसमें कौन कौन से लिंक चीज़ें करती हैं, प्रियम्बल कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कर रहा है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कर रही है, ये आपको देख लेना है, उनको भी थोड़ा सा देख लेना है कि क्या क्या उनका एसेंस क्या है। एक बार 10 मिनट में पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स है, उसमें कौन कौन से दिए, उसके प्रियम्बल में क्या दिया हुआ है, आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आप यू गेट एक्सपोज टू दैट नॉलेज।
and if when you get exposed to that knowledge you will be able to use that knowledge whenever it is required. अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रीलिम्स में तो लगे हाँ मैंने पढ़ा था ये, ऐसा तो कुछ नहीं दिया गया था, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी गई तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट ईजिली. और अगर मेंस में आपको आंसर लिखना है तो अगर आपने ये मेंशन कर दिया कि इवन इट इज़ हैज़ बीन मेंशन्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट इज़ द की प्रिंसिपल अंडरलाइन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इट इज़ द की objective of international covenant of political and civil rights, so that is going to be substantial argument given by you. तो इन चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखना है आपको डियर फ्रेंड्स. तो ये प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे. लास्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स. ये देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आंसर इज बी. अब ये इसलिए कह रहा था मैं आपको कि ये जो है ना इसके सब पार्ट्स भी होते हैं. अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो सारे सब पार्ट्स क्लियरली आप पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें आर्टिकल 39C में ये कहा गया है कि ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमेंट. तो ये चीज़ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कौन से पार्ट में बोला गया है, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉमन डिटरमेंट के लिए यूज़ करना है, ये किस किस चीज़ में बोले गए हैं, ये क्लियरली आप बता सकते हो इस चीज़ से. और ये स्टेटमेंट इन केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 39B and C together with other provisions of Constitution of India contain main objectives, namely building of a welfare society and an egalitarian social order. तो कंसंट्रेशन ऑफ वायलेंस प्रमोट्स इनइक्वालिटी, ठीक है, और हमारे सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को डायरेक्ट करते हैं कि अपनी पॉलिसीज़ आपको बनानी है, आपको कोई लॉ बनाने हैं आपको, तो ऐसे डायरेक्ट करना है कि हम ऐसी इनइक्वालिटीज से बचें, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से बचें. तो ऐसे ही आपको एनालाइज करने हैं PYQs, और आइडिया लगाना है कि जैसे आप प्रिपेयर करो तो आपका फोकस ऐसे रहना चाहिए कि यार क्वेश्चन अगर ऐसे फ्रेम हो सकता है तो मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ, इन चीज़ों को मैं ऐसे रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे नोट्स में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा. ओके, हैव कॉन्फिडेंस, रीड properly, revise properly, revise as many as time you can, or do not compile so much of material with you in the last days. लास्ट टाइम पे बहुत सारे मटेरियल को इकट्ठा मत कीजिए आप, ठीक है. थोड़ा सामान, थोड़ा कंटेंट रखिए, बहुत बार बार रिवाइज कीजिए. दिस इज़ द की टू द क्रैक द प्रीलिम्स. ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.